नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो पटना से बड़ी खबर है, जहां ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जेवर लूट के दौरान फायरिंग भी की गई है। सब्जी खरीद रही महिला को गोली लगी है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। लूटे गए जेवर का मूल्य साफ नहीं हो पाया है। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जेवर लूट के दौरान फायरिंग भी की गई है। ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मामले की छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बीच सब्जी खरीद रही महिला को गोली लग गई। जब इस लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, इस दौरान फायरिंग की गई और इस फायरिंग में सब्जी खरीद रही महिला को गोली लग गई। बहादुरपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। लूटे गए जेवर का मूल्य साफ नहीं हो पाया है कि कितने के रकम की ये जेवर लूट हुई है। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है और मामले की छानबीन की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी कारोबारी के स्टाफ से 450 ग्राम सोना और 7 किलो चांदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। विरोध करने पर अपराधियों ने पीट कर उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। साथ ही दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देखिए लूटपाट तो की ही गई और जब इसका विरोध किया गया तो कर्मचारी के साथ मारपीट भी की गई है। और ये दूसरी तस्वीर जब परिजन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। दो बाइक से था, एक बिना पीछा से मारा, झोला उसका तीनों जो है लेके झोला भाग गया, गोली निकाला। उसके बाद जयंत चौधरी का रास्ता होकर भागा, तीनों गद्दी के पास छिनाया। कितना जेवर था? 7-8 किलो चांदी, 450 ग्राम सोना, 500 ग्राम का। बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल 195 उम्मीदवारों के नाम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का भी नाम शामिल था। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया, जिस पर पवन सिंह ने खुशी जताई। लेकिन बाद में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए आसनसोल से चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया। पवन सिंह ने इनकार किया। इनकार के बाद से क्यासबाजी और सियासतबाजी का दौर जारी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर ही पवन सिंह ने नाम वापस लिया है। पार्टी पवन सिंह को कहीं और से चुनाव लड़ाना चाहती है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कही जाने वाली पवन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पवन सिंह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, उनके कई गानों के व्यूज रिलीज होने के दिन ही 5 मिलियन क्रॉस कर गए। सक्रिय राजनीति की चाहत रखने वाले पवन सिंह को बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। जैसे ही पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पवन सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, उनके प्रशंसक खुशी से झूम उठे। आसनसोल पवन सिंह पवन सिंह ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। लेकिन अभी 24 घंटों का वक्त भी नहीं बीता था कि पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक और पोस्ट डाला और आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आसनसोल सीट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करते ही बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी सियासत गर्मा गई। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने पवन सिंह के गाए कई गानों को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया, जो बंगाल पर उन्होंने गाए हैं। फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ। कारण हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कारण है उनकी भोंडे वीडियो जो सबके सामने आ रहे हैं, खास तौर पे बंगाल की विषय में जो उनके भोंडापन उन वीडियोज में दिखता है।
बंगाल पर गाए पवन सिंह के गानों को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं ने जिस ढंग से निशाना साधना शुरू किया, उस पर बिना देरी किए तुरंत बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। राजनीति और प्रोफेशनलिज्म को अलग रखना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा का 10 ऐसे उनके फिल्मों में, सिनेमा में हम दिखा सकते हैं, पर वो कुछ मायने नहीं रहता है। गाना, फिल्म और राजनीति अलग अलग चीजें हैं। पवन सिंह एक कलाकार हैं, वो लोगों के मनोरंजन के लिए गाना गाते हैं। पवन सिंह ने जो गाने गाए उसको लेकर इस तरह की सियासत को जनता कितना पसंद करेगी, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को मैदान में उतारा था, उस शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कई फिल्मों में विलेन का रोल किया है। खैर, सूत्र यही बताते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ही नाम वापस लेने के लिए कहा था। पवन सिंह को किसी और सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ पटना में इंडिया अलायंस की महारैली हुई, तो दूसरी ओर बेगूसराय में बीजेपी का झंडा जलाने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिस पर आरजेडी की ओर से भी सफाई के साथ पलटवार किया गया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। देश का माहौल चुनावी हो चुका है। शनिवार को एनडीए की बिहार में 2 रैली हुई, तो रविवार को पटना में इंडिया अलायंस के नेताओं ने हुंकार भरी। लेकिन इस सियासी माहौल में ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के झंडे को जलाए जाने का यह वीडियो बेगूसराय का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में न सिर्फ बीजेपी के झंडे को जलाया गया, बल्कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की तस्वीर को फाड़ा गया है। वीडियो वायरल में कुछ युवा मजे लेकर इस घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने का आरोप लगाया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पार्टी को अधिकार नहीं है दूसरे पार्टी की झंडा, नारा, नेतृत्व पर प्रहार करने का। लोकतंत्र पर यह सबसे बड़ा आघात है और जो पहचान आ रही है झंडा जलाने वालों को, उससे लगता है कि विपक्ष से पहले ही हताशा के साथ। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी की सफाई भी सामने आई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी का झंडा जलाने के वायरल वीडियो के पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। ऐतिहासिक रैली हुई, इसी की सफलता से बीजेपी घबरा कर इस तरह का बेबुनियाद अनर्गल आरोप लगा रही है। किसने झंडा जलाया, किसने वायरल किया वीडियो और उसका मकसद क्या था, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन अगर झंडा जलाने का आरोप सही है तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं राजनीति के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 बेगूसराय से संतोष और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के तहत पीएम मोदी ने बीजेपी पार्टी फंड में 2000 रुपए का डोनेशन दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप के जरिए डोनेट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चंदा अभियान शुरू किया है। डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग नाम से शुरू किए गए बीजेपी के अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी फंड में 2000 रुपए का चंदा दिया है। पीएम ने डोनेशन स्लिप सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि मुझे बीजेपी में योगदान देने और विकसित भारत के निर्माण के प्रयासों को मजबूत करने में खुशी हो रही है। मैं सभी से नमो ऐप के जरिए राष्ट्र निर्माण के लिए डोनेशन का हिस्सा बनने का भी आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में डोनेशन को लेकर एक लिंक भी शेयर किया है, जिसके जरिए सीधे बीजेपी को चंदा दिया जा सकता है। मतलब इस लिंक को क्लिक करने पर दान करने वाला पेज खुलकर आता है। इस फॉर्म में 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक दान देने का ऑप्शन नजर आता है। यानी जो डोनेशन
देने की इच्छा रखते हैं वो इस लिंक में मांगी जा रही डिटेल्स भरें और फिर अपने चंदे की राशि डालकर दान दे सकते हैं। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई और नेताओं ने इसमें चंदा दिया है। बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द किया था, जिसके बाद बीजेपी ने डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग कैंपेन शुरू किया ताकि पार्टी की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सके। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चला है कि बीजेपी वित्त वर्ष 2022-23 में 719 करोड़ रुपए की फंडिंग इकट्ठा की, जो पिछले साल की तुलना में 17% अधिक है। उसे 2021-22 में 614 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महागठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और रोजगार और गरीबों का हवाला देकर निशाना साधा, जिस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पलटवार किया है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के साथ है। सबसे पहले तो निजी स्वार्थ में सब भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर जुटानी हुई और जो जन विश्वास रैली उन्होंने किया, उसे जनता का, जो बिहार की जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि जो है विश्वास जो है खैरात में मिलने वाली चीज नहीं है, विश्वास कमाया जाता है। जनता के विश्वास के प्रतीक हमारे नेता नीतीश कुमार जी। तेजस्वी बताएं अपने माता पिता के शासनकाल के 15 वर्षों के शासनकाल के 20 मिनट के भाषण में एक बार भी गिनती नहीं कराए, एक भी उपलब्धि के बारे में बताते। तेजस्वी ने ये कहा कि 90 के दशक में लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गरीबों को आवाज दी। देख लीजिए, गरीबों की आवाज दी और काम कहाँ था। आज हमारे नेता ने जो हर दिख रहे हैं कि जाति आधारित गणना कराकर और ससमय रिपोर्ट पेश करते हुए और उसको आंकड़े के मुताबिक जो है आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ाने का काम किया। ये हमारे नेता के सोचने हैं। महागठबंधन की रैली में लालू प्रसाद ने कहा था कि नरेंद्र मोदी क्या है, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद को भ्रष्टाचारी और कोर्ट से दोषी करार बताते हुए निशाना साधा और कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग राजनीतिक भाषा नहीं हो सकती। श्रीमान लालू प्रसाद यादव ये सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी न्यायालय से दोषी लोग हैं और ये कभी सनातन के सम्मान नहीं किए, न सनातन के संतानों का, न सनातन के धर्म गुरुओं का, न सनातन के धर्म ग्रंथों का। इनके इशारे पर इनके दल के लोग क्या क्या बोलते रहे। जिस सनातन के सम्मान को देश ही नहीं विश्व में गौरवान्वित किए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए, बिहार को गाली बना दिए और ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को तुम ताम कर रहा है। ये पॉलिटिकल भाषा हो सकता है क्या? पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब सांसद से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना सिटी के मथनी तल में सांसद निधि के तहत कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। लगभग 2 करोड़ 60 लाख मेरे फंड का सिर्फ पटना साहिब में खर्चा हुआ है। जो काम हो गया है या जो काम हो रहा है, ये होने वाला है। तो आज मैं आया था तो मैंने ही कहा कि चलो जरा पटना सिटी चलते हैं, पटना साहिब चलते हैं। आकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से मुलाकात होती है। मेट्रो, उस समय केंद्रीय मंत्री था तो आई थी। आज मेट्रो मैंने हरिदीपुरी आए थे, आपको याद होगा, तो कार्यक्रम में तो उन्होंने कहा है कि हम इसको ले जाएंगे हरिमंदिर साहब तक। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि सिखों का बहुत बड़ा स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 6 मार्च को बिहार दौरे पर आएंगे। इस बार उनका पड़ाव बेतिया है। बेतिया हवाई अड्डा मैदान में पीएम की सभा को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तैयारियों का जायजा लिया और कार्यक्रम की सफलता को लेकर समीक्षा बैठक की। बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए ही मेरी राजनीतिक उत्पत्ति हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी रेलवे सेक्टर, रोड सेक्टर, बिजली के सेक्टर में, पेट्रोलियम के सेक्टर में, सभी जगह
शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं, तो हजारों करोड़ की ये शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही साथ बिहार के कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से भी संवाद करेंगे। मेरी राजनीतिक उत्पत्ति ही नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आया। गया में पुलिस ने एक बार अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इनके पास से 11 मोबाइल, एक लैपटॉप, कई बैंकों के पासबुक, सिम कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का देश के कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है। साइबर थाने में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें बैंक खाते से 2.5 लाख रुपए की फर्जी तरीके से निकासी की शिकायत की गई थी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। इसी दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले और विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 2 अपराधी गया के गुरारू के रहने वाले हैं, जबकि बाकी तीनों पटना, नालंदा और जहानाबाद के हैं। इनके पास से 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 ATM कार्ड, 3 पासबुक और नगद राशि 910 रुपये बरामद किया गया है। अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चल रही है। इस संबंध में जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि यह एक बहुत ही बड़ा व्यापक अंतर्राज्यीय ये साइबर अपराध गिरोह है, जिसके द्वारा पूरे देश के कई राज्यों में इस प्रकार की घटना कारित की गई है। भागलपुर ट्रिपल आईटी की 2 छात्राओं ने सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छात्रा इशिका झा और संस्कृति मालवीय मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। कंपनी ने दोनों को अलग अलग 89 लाख रुपए सालाना का पैकेज दिया है। संस्कृति मालवीय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं, तो इशिका झा हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली। दोनों ही छात्राएं ट्रिपल आईटी भागलपुर में बीटेक कंप्यूटर साइंस की छात्रा हैं। गूगल के हैकथॉन कार्यक्रम में दोनों छात्राएं शामिल हुई थी, जिसमें संस्कृति ने महिला सशक्तिकरण पर बनाए गए अपने ऐप का प्रेजेंटेशन दिया था, जबकि इशिका ने पर्यावरण विषय पर फॉरेस्ट फायर प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट तैयार किया है। दोनों ही छात्राओं ने अपनी इस उपलब्धि के लिए कॉलेज के शिक्षकों और दोस्तों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। नहीं था पहले कि इतना कुछ हासिल कर लेंगे, बट काफ़ी खुशी हुई जब मतलब मिला। ट्राई करते रहे और मतलब जिस दिन मिला ये वाला ऑफर तो मतलब काफ़ी खुश थे। मतलब मैं भी, परिवार वाले भी, तो काफ़ी खुशी थी। फर्स्ट ईयर से ही मतलब स्टार्ट कर दिया था कोडिंग वगैरह करना, फिर साथ में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट वगैरह भी करते थे और मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कोडिंग करना और एक अच्छी रैंक लेके आना या कोई भी कंपटीशन है उसमें पार्ट लेना और परफॉर्म करना, तो यही सब। ये लड़की 3rd ईयर की है और उसका पैकेज हाईएस्ट अभी तक का हाईएस्ट है और हम आशा करते हैं कि अगले बैच जो भी आएंगे इससे ज़्यादा पैकेज लेकर दिखाएंगे और इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे। किस तरह से मोटिवेट? तो मल्टीनेशनल कंपनी में 89 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिला है। इशिका और संस्कृति मालवीय ने सफलता का ये झंडा लहराया है। तो भागलपुर में बीटेक कंप्यूटर साइंस की दोनों छात्रा हैं और ट्रिपल आईटी भागलपुर के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। और फिलहाल अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।